हेलो फ्रेंड्स, देखिए KVS TGT WE जिसको हम वर्क एक्सपीरियंस बोलते हैं, उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा चौथा वाला पार्ट है, चौथा एपिसोड है। इसमें से हम लोग नॉन टेक वाले पार्ट को डील कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस वाले में टेक वाले पार्ट को डील करेंगे। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर है, डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट, उसको इसमें डील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर का लेवल था हमारे टेक्निकल वाले पार्ट में। तो आज ये स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 85 क्वेश्चन थे नॉन टेक्निकल के, कि इन अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द इमीटर इफिशियंसी इज, जो पीएनपी के केस में है। पीएनपी के केस में इमीटर इफिशियंसी क्या होती है? तो देखिए इमीटर जो इफिशियंसी होती है वो बेसिकली हमारी IEP अपान IEP प्लस IEN होता है, जहाँ पे IEP जो है वो क्या है हमारा इमीटर करेंट ड्यू टू होल्स। ठीक है, इमीटर करेंट ड्यू टू होल्स। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ये टोटल करंट है, ये इमीटर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है और ये इमीटर करंट ड्यू टू होल्स है। तो यदि हमको इफिशियंसी पूछेगा तो हमको इमीटर करंट ड्यू टू होल्स अपान इमीटर करंट ड्यू टू होल्स प्लस इमीटर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो बता देना है, जिससे इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। अगर यहीं पे ये NPN का पूछा होता तो यहाँ पे आप IEN कर देते। ठीक है, IEN अपान IEP प्लस IEN मीन्स आपको केवल यहाँ पे IEP की जगह पे IEN कर देना था। तो ये इसकी इफिशियंसी होती है। अब यदि हम क्वेश्चन में आ जाएँ तो क्वेश्चन में इससे मिलता जुलता ये है कि ये देखिए करेंट ऑफ इंजेक्टेड कैरियर एट कलेक्टर जंक्शन मीन्स वही जो हमारा इमीटर करंट है। ठीक है, और अपान टोटल इमीटर करंट। टोटल इमीटर करंट मैंने बताया कि ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स बोथ, जो इमीटर करंट होगी उसको टोटल इमीटर करंट बोलेंगे। तो ये चौथा वाला हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर पे, कि द डिवाइस दैट कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो जो LED है, आप जानते होंगे कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको लाइट देता है। और ये जो फोटो डिटेक्टर है, इसमें एक फोटो डायोड यूज होता है जो कि ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के काम में आता है। और ये जो सोलर सेल है ना, सोलर सेल ही हमारा क्या करता है, जो ऑप्टिकल रेडिएशंस होती हैं इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सोलर सेल हो जाएगा। और पिन डायोड एक तरह का कंट्रोलिंग डायोड है। ठीक है, जिसको जो करंट कंट्रोल करने के काम में आता है। और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन में क्या है 53 नंबर पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी सेल। इसमें से कौन प्राइमरी सेल नहीं है भाई? तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन जिंक है, एल्कलाइन है, जिंक और क्लोराइड, ये तीनों के तीनों क्या हैं हमारे, तीनों के तीनों प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल आपने जो आप घरों में यूज़ करते हो, आपने देखा भी होगा कि प्राइमरी सेल कैसी होती है, छोटी छोटी जो टार्च वगैरह में यूज होती हैं, या फिर घड़ी में जो सेल हम लगाते हैं। ठीक है, तो उनको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। और इनको आप एक बार यूज़ करने के बाद क्या करते हो, दोबारा यूज़ नहीं करते। मीन्स ये दोबारा रिचार्ज नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है फोर्थ, वो क्या है हमारा, सेकेंडरी है, लेड एसिड। ठीक है, सेकेंडरी सेल इसको जो कि घरों में आप लाइट वगैरह जलाने के लिए क्या करते हो, बैटरी लगाते हो। ठीक है, वो हमारी सेकेंडरी सेल होती है। तो लेड एसिड हमारा एक तरह का सेकेंडरी सेल है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि इसने नॉट प्राइमरी सेल पूछा था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विथ S1 क्लोज्ड इन फिगर व्हाट इज़ द इवेंचुअल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट। देखिए ये ट्रांजिएंट नेटवर्क के ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही इजी भी होते हैं, दिखने में केवल लगते हैं। यहाँ पे अगर हम जैसे स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो हमको बताना है कि करंट यहाँ पे कितना फ्लो होगा एट स्टेडी स्टेट, मतलब काफ़ी देर के बाद। हम यहाँ पे जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो जब यहाँ पे कुछ देर हो जाएगा, मतलब काफ़ी देर हो जाएगा, उसके बाद क्या करंट फ्लो करेगी। तो देखिए जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे का यदि हमको पता चल जाए कि करंट कितना है, और बाद में स्टेडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद का हम देखें, मीन्स 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट के बाद का देखें कितना करंट है, वो पता चल जाए, तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे कि स्टेडी स्टेट करंट क्या होने वाली है। ठीक है, स्टेडी स्टेट करंट। तो
इसको कैसे पता लगाएं? देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व भी कर रखा है। यहाँ पे करना क्या है हमको कि जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करने पे हम ये समझते हैं कि एट टी इक्वल्स टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया तो आई जीरो कितने के बराबर हो जाएगा? देखिए आई जीरो जो होगा यहाँ पे एट ट्रांजिएंट कंडीशन मीन्स जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इनिशियली जो हमारा इंडक्टर होता है वो ओपन की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पे सर्किट आपको ओपन की तरफ बिहेव करेगी, मतलब कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, इसलिए जो करंट की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर देते हैं उसके बाद हम इनफाइनाइट टाइम बाद देखेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होने लगेगी वो करंट की वैल्यू क्या होगी? तो इनफाइनाइट टाइम पे जो हमारा यहाँ पे करंट होता है मीन्स इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। अब शॉर्ट सर्किट की तरह यदि बिहेव करने लगेगा तो सर्किट में हमको केवल एक रजिस्टर नज़र आएगा और एक वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स यदि नज़र आता है और रजिस्टर तो हम आराम से यहाँ का करंट अब निकाल सकते हैं। तो करंट जो हमारा होगा इनफाइनाइट पे जो हमारा करंट होगा वो कितना होगा? जो वोल्टेज दिया गया है हमको वो अपान जो करंट रजिस्टर दिया गया है, रजिस्टर हमारा किस में है? किलो ओम में, तो हमारा करंट जो निकल के आ जाएगा वो मिली एम्पियर में निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एट इन्फिनिटी जो हमारी करंट होगी वो 25 मिली एम्पियर होगी। वैसे आंसर तो यहीं पे हमारा आ चुका है क्योंकि हमको स्टेडी स्टेट में पूछा है, तो स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट भी तो हमारा एक स्टेडी स्टेट ही है, तो 25 मिली एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे किसी टाइम पे यदि पूछ दिया तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता भी होगा शायद। यहाँ पे क्या होता है कि वी इनफाइनाइट है और वी इनफाइनाइट प्लस वी जीरो माइनस वी इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ पे टाउ टाइम कांस्टेंट है और ये आर एल के केस में क्या होता है? एल बाई आर होता है। एल हमारे पास देखिए कितना है? 50 मिली हेनरी, और आर हमको पता है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? टी बाई यहाँ पे टाउ कर देंगे, टाउ की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इनफाइनाइट की जगह पे ये 25 मिली एम्पियर और सॉरी यहाँ पे हमने वी लिख दिया है, यहाँ पे आई लिखना चाहिए था, ठीक है। आई, ठीक है, आई। तो यहाँ पे देखिए आई हमारा इनफाइनाइट इतना है, आई जीरो हमने देखा यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे आई इन्फिनिटी इतना है, और हमको स्टेडी स्टेट में पूछ रहा है तो टी की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट पुट कर दें तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आपको पता होगा 0 होता है, तो हमारे पास केवल यही वाला बचेगा, ठीक है। ये जो 25 मिली एम्पियर है तो ये वाला हमारा आंसर बचेगा स्टेडी स्टेट में, तो 25 मिली एम्पियर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा वाला 25 मिली एम्पियर। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला हमसे क्या पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमसे उसके ऊपर क्या लगाया गया है? बार, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है और ये डी मॉर्गन प्रिंसिपल्स पे है कि इसमें हमको क्या करना होता है। अगर ए प्लस बी ऐसे लिखा गया है तो ये सिंपली हो जाता है ए बार डॉट बी बार, और यहीं पे यदि हमसे ऐसे लिखा गया होता है तो इसको हम लोग लिख देते ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर हमारा प्लस में है तो डॉट लगा देंगे, डॉट में है तो प्लस लगा देंगे, और इनको तोड़ तोड़ कर अलग अलग बार लगा देंगे। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा वाला हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। काफ़ी ईजी था। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन शायद आपको दिख ना रहा हो लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि द ट्रेस ऑन एन ऑसिलोस्कोप कंटिन्यूसली मूव्स टू द राइट ऑफ द स्क्रीन व्हेन, ठीक है। जो ट्रेस है ऑन द ऑसिलोस्कोप वो कंटिन्यूसली मूव्स टू द राइट ऑफ द स्क्रीन व्हेन। ऐसा कब होता है कि वो राइट में कंटिन्यूसली मूव करने लगता है? तो ऐसा तब होता है जब द स्वीप पीरियड जो होता है, द स्वीप पीरियड इज स्मॉलर देन द सिग्नल पीरियड। अगर स्वीप पीरियड जो होता है वो स्मॉलर हो जाए सिग्नल पीरियड से तो ऐसे केस में क्या होता है? जो हमारा ट्रेस होता है वो कंटिन्यूसली मूव करने लगता है राइट साइड में टू द स्क्रीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है द इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑफ कॉपर एटम इज। देखिए फिजिक्स तक के क्वेश्चन मतलब या केमिस्ट्री तक के क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितना है कॉपर एटम का। तो कॉपर एटम का देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है अगर 29 होता है, इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s आ जाता है, उसके बाद 3 का बचा हुआ 3d आता है। तो आप 29 तक जाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें से ये हमारा जो होता है कि अनस्टेबल रह जाता है, ठीक है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे जो हम लोग 4s2 लिखे हैं उसको वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं इसको दे देते हैं, मतलब ये इसको दे देता है तो ये अपना पूरा 10 कर लेता है, इससे स्टेबल हो जाता है।
और इसके जो 4s2 था वहाँ 4s1 हो जाता है, मतलब हमारे जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो कितना बच जाता है, 1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑफ कॉपर एटम इज कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए अगला हमारे पास क्या है कि 58 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ, अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो फिर मैं पढ़ देता हूँ। द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स विथ सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M एज कनेक्टेड सोन इन द फिगर विल बी। यहाँ पे हमको एक इंडक्टर यहाँ पे, एक इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, कनेक्ट किया गया है और आप देख सकते हो कि ये एक तरह के सीरीज में, ठीक है, यहाँ से गया हुआ है ऐसे और यहाँ से ऐसे वापस देखिए निकल के आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, सीरीज में है। और यहाँ पे डॉट देखिए नहीं दिखाया गया, लेकिन डॉट यहाँ पे बोल रहा है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके और इनके बीच हमको चाहिए। तो आप देखोगे कि ये एडिटिव सीरीज एडिटिव है या फिर क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव है। तो अगर इसको हम लोग खोल दे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, ऐसे आएगा। ये अगर मान लें हम लोग कि ये हमारा ए पॉइंट है, एक बार फिर से हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए यदि मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ और ये बी, और इसको मैं मान लेता हूँ सी और इसको मान लेता हूँ डी। देखिए ए से बी पर हम जा रहे हैं, ठीक है, ए से हम बी पर आ गए। अब हम लोग बी से कहाँ पे जा रहे हैं, देखिए बी से यहाँ पे सी पे जा रहे हैं, सी पे चले आए हम लोग, ठीक है, सी पे। उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डी पे। ठीक है, अब देखिए डी और बी, ठीक है, डी और बी के बीच पूछा हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये डी है हमारा। डी और बी का मतलब यहाँ पे एक डॉट है और एक डॉट यहाँ पर है। इसका मतलब होता है कि इसके बीच का हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए। तो जब भी ऐसे केसेस आ जाते हैं तो एल इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर वहीं पे डॉट अगर यहाँ पे रहा होता तो ये घट जाता, मतलब L1 प्लस L2 प्लस 2M हो जाएगा जब डॉट यहाँ पर है। और यहीं अगर डॉट यहाँ पर होता तो ये हो जाता हमारा L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला L1 प्लस L2 प्लस 2M। जब ये डॉट यहाँ पर है और यहाँ भी डॉट आगे है, मतलब दोनों आगे रहेगा तभी, या दोनों पीछे रहेगा तभी प्लस होगा। अगर एक आगे एक पीछे है और एक पीछे एक आगे है तो माइनस वाला साइन यूज़ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि इन अ सेमी कंडक्टर होल्स एग्जिस्ट इन, होल्स जो होते हैं कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो सेमी कंडक्टर के केस में तो वैसे भी क्या होता है, काफ़ी बड़ा गैप होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वैलेंस बैंड में, तो वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहीं पे पड़े होते हैं चुपचाप। लेकिन इंसुलेटर के केस में तो आप कितना भी एनर्जी दे लो ये कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर इनको हम एक्साइट करें तो इलेक्ट्रॉन्स अपना क्या करते हैं, जगह छोड़ करके चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो कंडक्ट करने लगते हैं जब इसको कुछ ज़्यादा एक्साइट कर देते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वैलेंस बैंड में क्या होता है, कुछ होल क्रिएट हो जाता है। अगर होल क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ ट्यून्ड क्लास सी एम्पलीफायर हैज़ अ पावर सप्लाई वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, व्हाट इज़ द आइडियल पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज। देखिए पीक टू पीक आइडियल पीक टू पीक वोल्टेज जो पूछा है क्लास सी एम्पलीफायर में, वो क्या होता है 2 इंटू हमारा जहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया गया है या फिर VCC से दिया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। तो VCC हमारे पास कितना है, 12 है, और उसका अगर दोगुना कर दें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने कर भी रखा है, और ये आपका क्लास सी एम्पलीफायर है। ठीक है, क्लास सी एम्पलीफायर VCC हम लोग देते हैं, और इसमें एक LC सर्किट यूज होता है और एक ट्रांजिस्टर हमारा यूज हुआ होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट 61वें क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।